Okay, hello everyone. Okay, last time we have studied about Aufbau principle and or the energy levels of the different orbitals. Okay, so for hydrogen atom, I told you yesterday that the energy will increase in this order. Which order? 1s सबसे कम, उसके बाद 2s इक्वल टू 2p एंड 3s 2s 2p से ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है. तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि वाई 2s इज इक्वल टू 2p. ठीक है, वाई 2s इज इक्वल टू 2p. तो what will be the difference if an atom is a single electron if an atom having single electron or any other atom having more than one electron. ठीक है, मतलब एक ऐसा एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ऐसा एटम जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है. मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. इन दोनों केस में ऑर्बिटल की एनर्जी पर ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि जो एनर्जी का जो ऑर्डर था ऑर्बिटल्स की एनर्जी का वो चेंज हो. ठीक है, तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो दो बात पे डिपेंड करती है. किस बात पर? एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस पर. दूसरा, न्यूक्लियस से जो उसे अट्रैक्शन मिलता है. ऑब्वियसली न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ अपना अट्रैक्शन देता है ना. ठीक है, तो न्यूक्लियस से जो उसे अट्रैक्शन मिलता है उस पर. ऑर्बिटल इज नथिंग, ऑर्बिटल इज अ स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन जनरली रिसाइड्स. ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? वो ऐसी जगह एटम के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है. ऑर्बिटल की एनर्जी नहीं है ना. कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिटल में आ गया तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन केस में प्रोटॉन भी कितना होगा? वन ही है ना. अब पूरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है. ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर और किसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही तो है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं हाइड्रोजन में. अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ रिपल्शन आता तो कुछ फैक्टर्स रोल प्ले करते और ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली चेंज होती है ना. किसी की कम होती किसी की ज्यादा होती. बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं. और न्यूक्लियस वाली बात कर लो. अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ना. हो सकता है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है उनको डिफरेंट एक्सटेंट तक अट्रैक्ट करे. मे बी वो 2s वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करे और 2p वाले को कम करे, है ना. या फिर फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, है ना. क्लियर? तो ये दोनों फैक्टर जो थे वो एक ऑर्बिटल की एनर्जी को डिटरमाइन कर रहे थे, है ना. बट अब क्या हो गया कि मैं कह रही हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में दोनों फैक्टर में से कुछ भी चेंज नहीं होगा. ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा ना न्यूक्लियस का एक्सटेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है. जो भी अट्रैक्शन लगेगा उसी इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं. दैट इज वाई ये ऑर्डर है. 2s जो है वो 2p के इक्वल है, मतलब ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल है. ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही था. वेराज इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन वहां पर और फैक्टर्स भी रोल प्ले कर जाते हैं. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिफरेंट ऑर्बिटल्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पर डिफरेंट रहता है. ठीक है, क्लियर? तो ये इसका सिंपल सा रीजन था. ओके, बाकी अच्छा लगा, आपकी तरफ से क्वेरी आई, मुझे अच्छा लगा. नाउ ओके, हमने n+l रूल कर लिया था एनर्जी की, ऑर्बिटल की एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए. ये भी बताया था कि जिसमें n+l की वैल्यू जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी कम होगी और जिस एटम की n+l की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी. ठीक है, नाउ कम टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना. क्या कहते हैं पॉली अंकल? पॉली अंकल ने कहा कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते. ठीक है, मतलब क्या है? सपोज करो ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना? 8. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 1s में. 1s2 बताया था. s में मैक्सिमम 2 आते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं. 1s2 2s2, है ना. नेक्स्ट साइड 2s में 4 2 भर दिए,
तो 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गए, 2s2। नाउ 2p, फिर आएगी 2p। 2p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6। ऑक्सीजन के पास 8 है ना, 4 तो फुलफिल कर दिए, 4 बचे हैं, वो कहाँ गए, 2p में। ठीक है, तो 2p क्या बन गया, 2p बन गया 2p4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, there will be 4 electron present in the 2p orbital in case of oxygen atom। ठीक है, अगर मैं कहूँ उसमें, अब मैं बताऊंगी, मान लो 3 ऑर्बिटल है ना, 2p की 3 ऑर्बिटल है, कौन कौन सी है भाई, 2px है, 2py एंड 2pz। 2p भी तो 3 है, 2px, 2py, 2pz। टोटल 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ठीक है, टोटल मतलब जितने इलेक्ट्रॉन 2px में है, जितने इलेक्ट्रॉन 2py में है, जितने इलेक्ट्रॉन 2pz में, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे। बट एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2। एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 होंगे, मतलब 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंड 2pz में भी 2। तभी तो पूरी 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बने, 6 इलेक्ट्रॉन बने, है ना, क्लियर। तो कह रहे हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका कभी भी किसी भी एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चारों के चार सेम नहीं हो सकते। अगर जो 2p4 है ना, उसमें आप 2 एटम उठा लो, कोई से भी 2 एटम उठा के देखो और उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करो। ठीक है, अगर आप उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करोगे, जब मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था, फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4s। मान लो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो, सपोज करो। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करो। तो n क्या होगा, 4s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका n कितना होगा, यहाँ से दिख रहा है n की वैल्यू 4 है, s कौन सी है, 4 है ना, तो n इज 4। अब सब शेल क्या है, s है, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, हो गया। नाउ अब आ जाओ ml, जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो आपको ओरिएंटेशन बताता है। ये हो गया अपना, समझो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल। ठीक है, तो ये ml की वैल्यू 0 है, क्योंकि l अगर 0 है तो ml क्या होता था, -l से लेकर +l तक वैल्यू होती थी। अगर l ही 0 है तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 होगी। अब आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट वन कौन सा था, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चे, 4s में जो होंगे, उनकी जो स्पिन होगी ना, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। किसी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उनकी जो स्पिन होगी वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक के लिए ms का वैल्यू +½ है, तो दूसरे के लिए ms का वैल्यू क्या होगा, -½ तो अगर आप किसी भी, ये थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लेके समझा दिया आपको कैसे चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने हैं। आप कोई भी एटम उठाओ, किसी भी रूल को समझना है ना, तो खुद से कोई भी एटम उठाओ और उस पर वो रूल लगा कर देखो। जब तक आप खुद से वो रूल नहीं लगाओगे तब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। चाहे मैं आपको 4 एग्जाम्पल भी बता दूँ। ठीक है, कोई भी एटम उठाओ, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन देखो, उस एटम में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन देखो, और ये बताओ क्या उन दोनों इलेक्ट्रॉन के पास कभी भी चारों के चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप करके देख लेना, आपका आंसर तो ना ही होगा। ठीक है, पर आप करना जरूर, क्योंकि आपको कुछ अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, क्लियर। तो 4s के भी जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इवन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, सेम सबशेल में प्रेजेंट हैं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, स्टिल दे डोंट हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, बिकॉज उनका, अगर मान लो ये तीनों चीजें सेम हो भी जाएं, पहली 3 चीजें सेम हो भी जाएं, बट ms तो कभी सेम हो ही नहीं पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ms कभी भी सेम नहीं हो पाएगा जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनके लिए ms की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो पाएगी। अगर एक क्लॉकवाइज होगा जिसका स्पिन, तो दूसरे का स्पिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर एक के लिए मतलब क्लॉकवाइज, मान लो सपोज करो मैंने बोला कि उसकी एक की वैल्यू है +½ तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ ठीक है, ओके। तो ये आपका है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। या फिर आप इसको सिंपल और एक और टर्म में बोल सकते हैं, ओनली ट्रू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, है ना, जैसे कि 4s में दिखाया कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
सेम ऑर्बिटल में, इट मीन्स क्या है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, डिफरेंट है, तभी तो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, है ना। बात वही है जो यहाँ पर कही है और यहाँ पर कही है, चीज सेम ही है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक चीज याद रखना, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, किसी भी शेल में मतलब, ठीक है, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हो, मतलब मान लो n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 मतलब फर्स्ट शेल दैट इज योर k, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि k में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आपको उसके लिए जस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा 2n स्क्वायर की वैल्यू, 2n स्क्वायर की वैल्यू, 2n स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा। जैसे कि k शेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है 1, है ना, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, है ना, तो मतलब 1 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो फर्स्ट शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 1 में सिर्फ क्या है, एक ही सब शेल है दैट इज योर 1s, और 1s में मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर 3 के लिए पूछूं कितने हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है, थर्ड शेल है दैट इज योर m शेल, ठीक है। m के लिए कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड शेल में। 18 कैसे होंगे, देखो थर्ड शेल के लिए 3s होगा, 3s में कितने हैं 2, फिर 3p होगा, 3p में कितने होते हैं 6, है ना, तो कितने हो गए 6 प्लस 2 8 हो गए, 10 बचे हैं, है ना। थर्ड में उसने बोला 18 होने चाहिए, s और p के मिलाकर 8 हो गए हैं, तो बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन किसके हैं 3d के, ठीक है, बचे इलेक्ट्रॉन किसके हैं 3d के हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके 3d में होंगे, ठीक है। उसके बाद है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हंट्स रूल क्या कहता है आपको, देखो हंट्स रूल बड़ी अच्छी बात बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती, किसी भी ऑर्बिटल्स में, मान लो जैसे 2p के ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz, है ना, तो इनमें पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हर ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल आपकी उस सबशेल की ईच ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, जब तक ईच ऑर्बिटल सबशेल की सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो तब तक आप उसकी पेयरिंग नहीं करा सकते, ठीक है। अभी मैं स्कोर थोड़े से एलेबोरेट करूंगी, रुक जाओ दिखाती हूँ आपको। यस यहाँ पे देखो, तुम नाइट्रोजन है या कार्बन है, कोई भी देख लो, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन आप देख ही लो इसको आज चलेगा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा सा देखो, ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या है देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको, एटॉमिक नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, तो 7 है, ठीक है। तो दो कहाँ फिल किए मैंने 1s में, 1s है, दिस इज योर 1s, ये दिस इज 2s एंड दिस इज योर 2p, ठीक है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, क्या 1s 2s एंड 2p, भूल मत जाना, 1s में 2 हो गए, 2s में 2 हो गए, ठीक है, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए फुलफिल, है ना। अब किसकी बारी आई, 2p की बारी आती है। 2p में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि 7 थे, 4 इसमें फुलफिल हो गए, तो 3 कहाँ जाएंगे 2p में जाएंगे। अब मैं ये नहीं कर सकती कि पहले मैं यहाँ पे 2 फुलफिल कर दूं और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन मैं एक अगली में कर दूं। मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकती कि मैं पहले 2 तो यहाँ पे फिल कर दूं फर्स्ट ऑर्बिटल में और थर्ड में नेक्स्ट में फुलफिल कर दूं और इससे अगली वाले को मैं एम्प्टी रख दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हंट्स रूल ने क्या कहा है कि जब तक हर ऑर्बिटल, उस सबशेल की हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो तब तक पेयरिंग नहीं करानी है। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसकी सिंगली ऑक्यूपाइड करूंगी, 2px में भेजा, 2py में भेजा, 2pz में भेज दिया, है ना, 7 हो गए। अब बात आई ऑक्सीजन की, मान लो ऑक्सीजन में मूव करते हैं, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अगर इसके पास 7 है तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8 हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2p में कितने आएंगे 4 आएंगे, तो कैसे फुलफिल करोगे, पहले 1 2 3 सिंगल ऑक्यूपाइड किया, सिंगल ऑक्यूपाइड करने के बाद फिर आपने ये चौथा इलेक्ट्रॉन भेजना है, ये वाला ये जो है ना, ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये आपने लास्ट में भेजना है, ठीक है, पहले नहीं भेजना। और जब भी लास्ट में आप भेजोगे सिंगल ऑक्यूपाइड करके तीनों को, ठीक है, तो इसको जब नेक्स्ट इस वाली ऑर्बिटल में भेजा जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन उल्टी होनी चाहिए, रिवर्स अपोजिट होनी चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन से,
तो देखो यहाँ पर पहला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन क्या है, अपवर्ड है ना, अपवर्ड दिखा रखा है ना एरो। और जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा पेयरिंग के बाद, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन हमेशा क्या होगी, फिर डाउनवर्ड होगी। मतलब सेम स्पिन नहीं रख सकते हो, आपको डिफरेंट स्पिन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात किसने बोली आपको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने आपको कहा है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी, सेम नहीं होती है, ठीक है। और हंसुल ने क्या बताया आपको, हंसुल ने आपको बताया कि जब तक आप सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर दें ऑर्बिटल को, किसी पर्टिकुलर सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर दें, तब तक आप उसकी पेयरिंग नहीं करा सकते हो। जैसे देखो लिथियम, यहाँ पे देखो लिथियम में है 1s में 2 आ गए है ना, फिर 2s में कितना आएगा 1 आया है ना, 2s में 1 आया है ना। अब बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पहले 2s में 1 आया, तो बेरिलियम अगला इलेक्ट्रॉन दूसरा आएगा, फिर उसकी पेयरिंग करेंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना, उसकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। या तो पहले 1s, देखो बोरोन का केस है, बोरोन के केस में देखो 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब आप फिलिंग कर रहे हो ना, जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है उसको पहले फुलफिल करना है, पहले उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। ये नहीं है कि पहले फुलफिल करी नहीं दूसरे में पहुंचा दिया, ऐसा नहीं करना। जैसे ये बोरोन है, तुम ये नहीं कर सकते भी मैडम मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूँ, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन को मैं एक मिनट, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को मैं अपने 2p में भेज दूँ, ऐसा नहीं मैं कर सकती जी। ये हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे पास ऐसा कोई राइट है ही नहीं कि मैं इसको ए यहाँ पर भेज दूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कर सकती। ओके, मैं पहले 1s को फुलफिल करूंगी, फिर मैं 2s को फुलफिल करूंगी, फिर मैं जब 2p को फुलफिल करने लगूंगी, क्योंकि 2p में क्या है ऑर्बिटल्स डिफरेंट है, यहाँ पर तो एक ही ऑर्बिटल थी, 1s में हमेशा एक ही होती है, वो ऐसी ही है। 2p में आपके पास 3 तरह की ऑर्बिटल होती है, दैट इज 2p में मतलब क्या, p ऑर्बिटल में आपके पास 3 तरह की ऑर्बिटल होती है, p सबशेल में आपके पास 3 तरह की ऑर्बिटल होती है, दैट इज योर px, py एंड pz, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो हंस रूल है वो रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले ये जो तीनों ऑर्बिटल होंगी इस पर्टिकुलर सबशेल की, वो सिंगली ऑक्यूपाइड, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होती तब तक पेयरिंग नहीं करानी है। पेयरिंग मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, तब तक नहीं आने चाहिए जब तक तीनों की तीनों ये ऑर्बिटल जो है आपकी सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। देखो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भेजा, अगले केस में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा, अगली वाली में भेजा ना, इसमें तो नहीं डाला, पहले वाले में नहीं डाला ना, क्योंकि पहले क्या करना है, ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड करना है। सिमिलर नाइट्रोजन में भी क्या किया, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, थर्ड जो ऑर्बिटल है इसमें डाला, अब ये सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। नाइट्रोजन तक आते आते तीनों जो ऑर्बिटल है 2p की वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अब जब ऑक्सीजन में जाओगे आप, ऑक्सीजन में जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा अब वो पेयरिंग में आएगा, है ना, अब यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अब पहले सिंगली ऑक्यूपाइड 7 इलेक्ट्रॉन तक हो चुके हैं, 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में आएगा और उसका जो स्पिन होगा वो रिवर्स होगा, ठीक है क्या, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद कई बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक टर्म आती है कोर इलेक्ट्रॉन्स, लो आई विल हाईलाइट ये कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो जब भी आप एटम के ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो आप ऑर्बिटल्स में, तो क्या होता है कि पहले आप देखोगे इनर शेल्स फिल होती हैं, जैसे की फिल हुई, फिर एल फिल हुई। मान लो कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में जा रहा है, ठीक है, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में जा रहा है, तो जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में जा रहा है। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5th शेल में जा रहा हो, तो 5th शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। वेयर एज जो 5th से अंदर वाली शेल है, अंदर मतलब इनर साइड वाली जो शेल है, दैट इज योर n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4, ये जो इनर शेल्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर, CORE, कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आया कि कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इनर फुली फिल्ड शेल्स हैं आपकी उनके इलेक्ट्रॉन तो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि जिस शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है
उस शेल के इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है क्या? अब देखो एक बात बताओ, जैसे कि आपका आर्गन है या नियोन है, नियोन को लो, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना बचे? 10 है ना? 10 है, 1s2 2s2 एंड 2p6 है ना? क्लियर? तो क्या इसमें कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? क्या इसमें कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? देखो 1s में फुली फिल्ड है, 2s में फुली फिल्ड है एंड 2p भी फुली फिल्ड है। ऑल दो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 2p में जा रहा है, 6 जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 2p में गया है, बट जो 2p है यहाँ पर वो फुली फिल्ड है, वो बैलेंस नहीं है, वो खाली नहीं है, कहीं पर उसमें ये नहीं है कि उसे और इलेक्ट्रॉन लेना हो या कहीं पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना हो, ऐसा नहीं है। जो नियोन की जो 2p है वो फुली फिल्ड है। इट मीन्स जो नियोन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। सिमिलरली आर्गन पे आ जाओ, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p जो है फुली फिल्ड है, 6 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी क्या होंगे, जो आर्गन के इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्बिटल आपकी फुली फिल्ड ना हो। अगर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलना है, अगर फुली फिल्ड नहीं है तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज याद रखना, अब आगे एक बात बहुत अच्छी सी बताने वाली हूँ कि जब हमने ऑर्बिटल्स को ऐसे फिलिंग करनी स्टार्ट करी उनकी, तो ये देखा गया कि अक्सर फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, कौन कौन से? फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। तो जो फुली फिल्ड मतलब जिसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, मतलब जैसे पी है, पी ऑर्बिटल में 6 होते हैं, सॉरी पी शेल में, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 6 के 6 हैं तो मतलब फुली फिल्ड है ना? सिमिलरली डी सब शेल में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर तो मतलब फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड क्या होगी बच्चे? हाफ फिल्ड मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं उसका हाफ। जैसे कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं, है ना? तो पी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड क्या होगा? 6 का हाफ 3। तो अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली जैसे कि डी है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 क्या है? 10 का हाफ है ना? ठीक है, तो D5 जो होगा वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड से मतलब क्या है हमारा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बाकी कॉन्फ़िगरेशन से। बाकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे P3 एंड P6, P3 इज योर हाफ फील्ड एंड P6 इज योर फुली फील्ड। तो P3 एंड P6 की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी जो उसके रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज योर P1 P2 P4 P5। ठीक है, उनसे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं हम। I'll show you something here. You can see स्कैंडियम को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि स्कैंडियम से आपके D3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, क्लियर? ये आपकी 3s है, ये आपकी 3p है और ये जो आपकी है वो 3d है एंड दिस इज योर 4s। 3s 3p 3d एंड 4s। ओके, क्लियर? नाउ कम टू क्रोमियम। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। कितना है? 24। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां तक देखो, ये आप यहाँ तक देख लो, इस 6 तक देखो, ये वाला 6 जो है आपका, एक मिनट, शिट, कौन सा भाई? ये वाला, एक मिनट, मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें क्लियर सा आ ही नहीं रहा। हाँ, ये जो बच्चे 6 है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ तक 6 तक, ये आपका आर्गन तक के हो गए इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? आर्गन तक के। ठीक है, आर्गन तक मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, काउंट भी कर सकते हो, 2 2 4 6 10 12 एंड 6 18। ये आपके आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन के बाद
3p फुली फिल्ड है आर्गन का, ठीक है, आर्गन का 3p फुली फिल्ड है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में या 3d में। तो आप n+l रूल लगाओगे तो आप देखोगे कि 4s की वैल्यू कम है, तो मतलब 4s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। तो पहले 4s में 2 होने चाहिए और 3d में कितने होने चाहिए, 4। अभी मैं थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा ऐसे समझ में आएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है केमिस्ट्री को ना, ऐसे आप नहीं समझा सकते। क्रोमियम के लिए आपका, मैं इसे हल्का सा लिख रही हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं कह रही हूँ 4s में तो जाएंगे कितने, 4s में जाना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में कितने जाने चाहिए, 3d में जाने चाहिए बचे हुए 18 और 2 20 और 4 24, ठीक है 4। 3d में 4 पता कैसे चले गए, आर्गन तक तो कितने थे, 18 थे, बच्चे कितने, क्रोमियम के पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला यहाँ तक आर्गन है, आर्गन के इलेक्ट्रॉन है ये, जहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ तक। इससे जो आगे है कितने बचे, 24 माइनस 18 6 है ना। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल करने हैं, तो मैंने बोला कि क्योंकि 4s की एनर्जी कम है ना 3d से, तो मैं पहले 4s को फुलफिल करूंगी। 4s में 2 होने चाहिए थे और 3d में 4 होने चाहिए थे, बट ये ऐसा नहीं होता। होगा क्या, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, आप देखो ये जो 3d है, ये आपकी 3d है बच्चे, इसको ना भूल मत जाएगा ना, ये आपकी 3d ऑर्बिटल है और यहाँ पर यहाँ पर आपकी है ये 4s, ओके या, तो यहाँ पर 3d और यहाँ पर 4s है, ठीक है या, एक मिनट। तो ये तो हो गया आपके 6 आर्गन तक। अब देखो 3d में मैंने 4s में 2 3d में 4 होने चाहिए थे, बट ऐसा होता नहीं। हो क्या रहा है, 3d में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं और 4s में आपके 1 आ रहे हैं, है ना, उल्टा हो गया है ना, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, हमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई, हमने सब सही किया। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन मतलब जो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते वो एक्सेप्शनल है, इसलिए क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर स्टार भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसके पास है। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब 4s में 2 और 3d में 4 आया होगा, तो क्योंकि अब देखो 3d अगर हाफ फिल्ड हो जाए, मैंने कहा था कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी ज्यादा, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर यहाँ से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में मूव कर जाए, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में मूव कर जाए तो क्या बन जाएगा, 4s 1 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो अगर मैं मूव करा दूं तो क्या बन जाएगा, 4s 1 हो जाएगा और 3d आपका 5 3d आपका 5 हो जाएगा, है ना, क्लियर, 3d आपका 5 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने 4s से 3d में एक्साइट कराया है, इससे 3d जो है ना आपका वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया, है ना। पहले 3d हाफ फील्ड नहीं था, 3d यहाँ पे 4 था, अभी कितना हो गया, 3d 5 हो गया, है ना। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गया, क्योंकि यहाँ पर अब 3d 5 जो बना है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और हर चीज़ इस यूनिवर्स में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा क्रोमियम के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। सिमिलरली इसी तरह का एक एक्सेप्शन आपको दिखता है कॉपर के केस में। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज योर 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29 है। तो देखो वही 18 इलेक्ट्रॉन तक तो आर्गन में होंगे, 18 तक कहाँ है, आर्गन में है। उसके आगे वाले देखो ध्यान से, आगे वाले कैसे देखोगे बच्चे, आगे वाले ऐसे देखने हैं। अब देखो 18 29 है ना, तो 18 आर्गन तक है, 9 उसके और 2, मतलब उसके पास 11 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, 11, क्योंकि आर्गन तक तो फुली फिल्ड है ना सब कुछ, वो तो कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 क्या होंगे आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 11। अब देखो कैसे फुलफिल करना था, मेरे हिसाब से देखो हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा सा रूल लगाया, 4s में 2 कर दिया और 3d में कर दिए हमारे कितने 9, है ना, 11 है ना बैलेंस, तो 4s में 2 चले गए और 3d में 9 चले गए। बट गड़बड़ हो गई। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है आपका 4s में है बच्चे, 4s में है 1, वेयर एज 3d में है आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 इलेक्ट्रॉन आपके 3d में। ऐसा क्यों हुआ भाई, ये 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों चला गया,
यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, ठीक है क्लियर। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे 3d 10 होने से 3d जो है आपका वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल बन गया जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थे, इसलिए 3d में मूवमेंट हुई 4s के, ठीक है क्लियर। तो ये आपके दो, तो ये तो बहुत अच्छे से याद कर लो, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्रोमियम एंड कॉपर बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाऊंगी, बट कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी भी उनका जो एक्सप्लेनेशन है कि जो एबनॉर्मल कुछ इस तरह का ट्रेंड दिखा रहे हैं वाइल फिलिंग, ठीक है, उनके कुछ एक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी एक्सप्लेनेशन अभी हमारे पास अभी तक नहीं आई है, उसका काम चल रहा है। जैसे कि नाइबियम है आपका, नाइबियम आपका एटॉमिक नंबर 41, ठीक है। अब देखो ये 6, ये कौन सा होगा बच्चे, ये 4d है, तो ये कौन सी होगी बच्चे, ये 4p होगी और ये 4s होगी। पहली वाली लाइन क्या है 4s है, ये सेकंड 4p है और यहाँ पे थर्ड तो मैंने लिख दिया 4d, ठीक है। तो मान लो 6 तक आपने ये 6 तक आपके p में फुली फिल्ड हो गए होंगे, दैट इज क्या है क्रिप्टोन। क्रिप्टोन में आपके 36 होते हैं, ठीक है। क्रिप्टोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 36, वो आपके कोर इलेक्ट्रॉन हो गए, वो नोबल गैस है, फुली फिल्ड है, ठीक है। अब बचे कितने 36 तो कोर हो गई, टोटल 41 है, कितने बचे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो बात वही है 4d अगर 5s में से किसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी, तो वही n+l रूल लगाना, n+l रूल लगाओगे तो पता चल जाएगा कि 5s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 4d। 5s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू 4d। तो क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएंगे, 5s में 2 होने चाहिए थे और 4d में 3 होने चाहिए, है ना, यही होना चाहिए था। जो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या करना था, मैंने पहले 5s को फुलफिल करना था, क्योंकि 5s आपकी लोअर एनर्जी में है, तो 5s में 2 रखना था और 4d में कितना रखना था 3। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है 5s में 1 रखा है और 4d में 4 रखा है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये थोड़ी अनएक्सप्लेन्ड सी है, इसको इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। ऑल्दो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की एक्सप्लेनेशन है, बट ये जो बीच बीच में एबनॉर्मेलिटीज है इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अक्सर पेपर में अगर पूछते हैं तो एबनॉर्मल वाला ज्यादा पूछा जाता है, नॉर्मल वाला नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर, अगर तुम नीचे वालों में से ये जिंक तक तुम याद कर लो सबका, मैं बता दूं जिंक तक तो तुम सबका याद करो, चाहे नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है। उसके बाद जो नीचे वाले एलिमेंट है उसमें इट्स योर विश, अगर तुम सबका कर सकते हो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते हो तो जो जिन पर स्टार लगे हुए हैं, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करें, ठीक है। और कोशिश करें कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, रादर देन कि आप बुक को खोल के बैठो, आपको रूल पता है कि 1s में पहले जाएगा, 2s में बाद में जाएगा, 2p में बाद में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। और क्योंकि अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो n+l रूल लगा लो, सिंपल सी बात है, n+l तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ओके। उसके बाद एक चीज और आपको मैंने बतानी है कि देखो मैंने कहा कि यहाँ पर 5s की एनर्जी जो होती है वो कम होती है 4d से, है ना, मैंने बोला ये बात। तो अब देखो फिर भी आपको एक चीज देखने को मिल रही है, 4d को पहले लिख दिया, 5s को बाद में लिखा है। ऑल दो 5s की एनर्जी क्या है, कम है किससे 4d से, 4d की ज्यादा होती है 5s से, ठीक है। तो बट जब लिख रहे हैं तो 4d को पहले लिख रहे हैं, 5s को बाद में लिख रहे हैं, ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए है, आप एक याद रखना बात कि बिफोर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, बिफोर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन आपने फिल नहीं किए हैं तब तक 5s का एनर्जी कम होता है 4d से, ठीक है। 5s का एनर्जी 4d से कम होता है। बट जब आप इलेक्ट्रॉन एक बार उसमें फिल कर देते हो 5s में और d में आपने फुल जिसमें इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए d और s में, तब आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। एनर्जी का ऑर्डर कैसे रिवर्स हो जाएगा, फिर आपकी आफ्टर फिलिंग में बाद आपकी जो आपकी 5s है, 5s की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी किससे 4d से। ये कब हुआ बच्चे, ये हुआ आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। ये कुछ गलत भी टाइप हो जाता है साथ में, कोई बात नहीं, ठीक है। बट बिफोर फिलिंग क्या था, बिफोर फिलिंग आपकी 4d की एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। बिफोर फिलिंग
4D की एनर्जी ज़्यादा थी, बट आफ्टर फीलिंग आपकी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर भी तुमको कन्फ्यूजन ना हो, 4D की एनर्जी ज़्यादा थी किससे, 5s से, बिफोर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। एक तो ना केमिस्ट्री को ऑनलाइन पढ़ाना इज अ challenge, but we love challenge, so we love this method right now। फिलहाल मैं इस मेथड को एंजॉय कर रही हूँ, तो तुम लोग भी एंजॉय करो प्रॉपरली क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड वाली दुनिया में आएंगे फिर ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एटम का, एटलीस्ट जिंक तक तो बिल्कुल सब बच्चों को आना चाहिए, और उसके बाद में ये आपके जो एक्सेप्शनल है इन सबको आप याद कर लो, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्शनल को भी याद कर लोगे तो चल जाएगा, सभी को याद नहीं करोगे देन इट्स ओके, ओके, क्योंकि उनका तो नॉर्मल है ना, उनको तुम वैसे भी फुलफिल कर दोगे, अगर कभी पेपर में पूछ भी लिया तो नॉर्मल है, वही सिंपल रूल लग रहा है, वैसे ही फिल करना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन में आप रूल लगा के आओगे बट कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि नाइबियम है, जिस नाइबियम है और मोलिब्डेनम है, रुदीनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, एजी सिल्वर है, ये सब आपके जिन पर भी स्टार लगे हुए सब ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो कॉपर एंड जो क्रोमियम है वो तो बड़ा फेमिलियर सा है, ये जो कम है, इनमें भी देखो 5 हाफ फील्ड वाला भी केस, जैसे मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम का हाफ फील्ड वाला केस है, इसलिए वो एक्सेप्शनल दिखा रहा है, वेयर एज ये पैलेडियम है, पैलेडियम भी आपका हाफ फील्ड है, इस वजह से ये आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा है। बट ये जो नाइबियम है, ये रुदीनियम एंड रोडियम, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, इनके में हाफ फील्ड वाला केस नहीं आ रहा, बट स्टिल ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आई होप आज के लिए बहुत हो गया होगा, और जितना करवा रही हूँ बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाओ, क्योंकि चीज़ें जो है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, समवॉट आपको मेमोराइज करना पड़ता है, वो तो हर सब्जेक्ट में करना पड़ता है, कुछ इसमें केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन तो है नहीं, बट जितना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, रूल्स को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर, इमेजिनेशन थोड़ा किया करो, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन का लेवल बढ़ाओ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एटम देखने वाले दिखेंगे तो है नहीं तुमको, है ना, ये तो है नहीं तुम ढूंढने बैठ जाओ भाई हाँ मैं तो आज एटम को देखूंगा, मैं तो देखूंगा उसकी पहली शेल कहाँ है, तुमको ना मिलने वाला कुछ, है ना, एटम को तो देख नहीं सकते तुम, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बैठ के इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, तो तुम वही करो, इमेजिन करो, और उसको जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उसके ऊपर अप्लाई करके देखो कि हाँ ये कैसे मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो आज के लिए मेरा सेशन इतना ही था, थैंक यू सो मच, बाय।